हेलो एवरीवन, ये लेक्चर होने वाला है हमारा बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर। देखो, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, पहले हम इसे यहाँ समझेंगे। मानो मैंने कोई ड्रग 100 ml दिया, 100 ml ड्रग लिया और वो हमने किसी पेशेंट को दिया। अब ये जो ड्रग है ये पेशेंट को हमने दिया, ये पेशेंट ने कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद वो उसकी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाके वो फाइनली कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। लेकिन हमने देखा कि हमने जो 100 ml का डोज दिया था, ब्लड सर्कुलेशन में 100 ml ना पहुंच के कोई और डोज पहुंच रहा है। जैसे मान के चलो ब्लड सर्कुलेशन में मान लो 60 ml पहुंच रहा है और बाकी का जो 40 ml है वो बॉडी में पहले ही मेटाबोलाइज हो जाएगा या वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा ब्लड सर्कुलेशन तक। तो जो हमने 100 ml दिया था वो ब्लड सर्कुलेशन में 60 ml गया है। तो जितना डोज हमने दिया उसका कितना परसेंट ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचा, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी बायो अवेलेबिलिटी। मान लो मैंने 100 ml दिया होता, लेकिन यहाँ पर मान लो मैंने 100 ml दिया लेकिन यहाँ पर 80 ml पहुँच गया, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी 80%। मान लो मेरा जो डोज था वो डोज था मेरा 5 ml, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में कितना पहुँचा, ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचा 3 ml। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 60%। क्यों, क्योंकि 5 का 3 कितना होगा, 60% ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया जितना हमने दिया था। तो बायो अवेलेबिलिटी को क्या बोला जा सकता है, फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग दैट रीचेज सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम अ गिवन डोज। हमने जो भी डोज दिया था उसका कितना फ्रैक्शन ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच चुका है, उसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी बोलेंगे। मेनली ये परसेंटेज में डिनोट की जाती है, परसेंटेज में दिखाई जाती है, लिखी जाती है, ठीक है। फाइनल डेफिनेशन हमारे पास क्या है, जितना भी हमने डोज दिया उसका कितना परसेंट पार्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जो आईवी रूट होता है उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था कि आईवी रूट में जो ड्रग होता है उसे सीधा ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है। आईवी रूट क्या होता है, 25 डिग्री पे इंजेक्शन लगा के सीधा वेन के अंदर इंट्रावेनसली हम जो इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, तो सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया। अब मान लो मैंने इंजेक्शन के अंदर 5 ml लिया और उसे आईवी रूट से ब्लड सर्कुलेशन में डाला, तो 5 ml इंजेक्शन से मैं डालूंगा तो ब्लड के अंदर भी पूरा 5 ml ही जाएगा, वो ब्लड के अंदर भी पूरा 5 ml ही जाएगा। तो यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100%। जितना हमारा डोज था उतना ही ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच गया, इसे क्या बोलेंगे, 100% बायो अवेलेबिलिटी। ये कब होता है, आईवी रूट में होता है 100% बायो अवेलेबिलिटी। जबकि दूसरे रूट्स में क्या होता है, जैसे अगर ओरल रूट से देते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले हमारी बॉडी में काफ़ी जगह मेटाबोलाइज हो जाएगा, जिसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो वो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या, उसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, वो पहले ही थोड़ा वेस्ट हो जाता है या एक्सक्रीट आउट हो जाता है या मेटाबोलाइज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है किसी और सब्सटेंस में। तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जितना डोज होता है उससे थोड़ा कम ही पहुंच पाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। लेकिन आईवी रूट से क्या होता है, जितना डोज हम लेते हैं उतना ही डोज सीधा ब्लड में डाल दिया, तो कितनी होती है इसकी बायो अवेलेबिलिटी, 100% हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इफ टू फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग प्रोड्यूस इक्वल बायो अवेलेबिलिटी दे आर सेड टू बी बायो इक्विवेलेंट। इसे कैसे समझेंगे, मान लो हमने कोई ड्रग ए लिया, इसे थोड़ा साफ कर देते हैं। मान लो कोई ड्रग है ए, ये मार्केट में कैसे मिलता है, A1 नाम से भी मिलता है और A2 नाम से भी मिलता है, ठीक है। A1 नाम से भी मिला और A2 नाम से भी मिला। A2 का कितना डोज मिल रहा है, A2 मिल रहा है 10 mg मिल रहा है, और A2 कैसे मिल रहा है, 5 mg मिल रहा है। जब इन दोनों को पेशेंट को दिया जाता है तो A1 ब्लड सर्कुलेशन में कितना पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन में A1 पहुंचता है 8 mg, जबकि A2 ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है 4 mg। अब वैसे देखा जाए तो 10 mg से 8 mg पहुंच रहा है,
5 mg से 4 mg पहुंच रहा है। तो जब इसे परसेंटेज में देखेंगे तो ये कितना परसेंट हुआ, 80%। और ये कितना हुआ, ये भी हुआ 80%। मतलब सेम ड्रग के अगर 2 फॉर्मुलेशन है और दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम आ रही है तो उन दोनों ड्रग को क्या बोलेंगे, A1 एंड A2 आर बायो इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे उन्हें, बायो इक्विवेलेंट। अगर एक ड्रग के 2 फॉर्मुलेशन है और दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम होगी तो उन्हें क्या बोलते हैं, बायो इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, इफ़ 2 फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग प्रोड्यूस इक्वल बायो अवेलेबिलिटी दे आर सेड टू बी बायो इक्विवेलेंट। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पे बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी। मान के चलो कोई ड्रग है, अगर ड्रग सॉलिड है तो उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा क्यों, क्योंकि हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के लेक्चर में देखा था। अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो फिर इससे बायो अवेलेबिलिटी भी फाइनली जाके वो होगी, अफेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा तो सर्कुलेशन में कैसे पहुँचेगा। ऐसी सोल्यूबिलिटी, अगर लिपिड सोल्यूबल है तो ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगा, वाटर सोल्यूबल नहीं होगा तो लिपिड सोल्यूबल की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी वाटर सोल्यूबल के कंपैरिजन में। ठीक है। साइज़ पे मैटर करता है, स्मॉल साइज़ के पार्टिकल अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे, लार्ज के नहीं होंगे। अगर लार्ज ड्रग हुआ तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देंगे। ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया था, जैसे अगर हमने IV ड्रग दे दिया तो 100% बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जबकि ओरल रूट में ऐसा नहीं होता। ठीक है। पीएच पे, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग पे, GIT पे, इन सब पे डिपेंड करता है। ये हो गई इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया। पीएच मैंने अभी आपको बताया, पीएच जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने की वजह से वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और इजीली अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अगर अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बायो अवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। जबकि अगर वीक बेस या वीक एसिड हुए तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं और वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। फूड पे बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी में फूड प्रेजेंस है या एब्सेंस है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम जो ओरली ड्रग ले रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग मैंने बता दिया, GIT डिजीज़ हो गया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले से एक बार लीवर में भी मेटाबोलाइज होता है। जैसे हमने ड्रग लिया, ये पहले लीवर में जाएगा, उसके बाद ये सर्कुलेशन में जाएगा। तो ये जो लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है इसका, बिफोर रीचिंग द सर्कुलेशन, बिफोर रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये डिपेंड करता है हिपेटिक डिजीज़ भी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है। जितना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी। बायो अवेलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्जॉर्प्शन। ठीक है। और जितना ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा उतनी कम बायो अवेलेबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि अगर लीवर में ही पूरा ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगा तो सर्कुलेशन में पहुंचेगा ही नहीं। अगर सर्कुलेशन में नहीं पहुंचेगा तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम मानी जाएगी। ठीक है। सर्कुलेशन में जितना कम पहुंचेगा गिवन डोज का उतनी कम बायो अवेलेबिलिटी, और जितना ज़्यादा पहुंचेगा उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के। ये हो गया हमारा बायो अवेलेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में।